हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे तथा आगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, टोकन्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं और ट्रांसलेटर के बारे में ट्रांसलेटर का एक दूसरा नाम कन्वर्टर भी होता है। कन्वर्टर यानी अनुवादक, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए, ट्रांसलेटर का बेसिकली काम क्या होता है, किसी एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब ट्रांसलेटर हमने कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो भी निर्देश यूज़र देता है, यूज़र अपनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स के रूप में देगा। ठीक है, जिस भी भाषा में लिखे उसे कंप्यूटर मशीन को समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर या फिर ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर कोई मशीन नहीं होती है। जैसे राहुल गांधी जी ने बताया था कि आलू उगाने की मशीन, एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा, या फिर एक तरफ आलू दूसरी तरफ चिप्स। ऐसी कोई मशीन नहीं होती, एक प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तथा कंप्यूटर या प्रोसेसर से प्राप्त निर्देशों को वापस से यूज़र को समझने योग्य बनाने हेतु लो लेवल के आउटपुट को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, जिससे वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ सके। तो ट्रांसलेटर के बारे में देखते हैं। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स होता है जो एक प्रकार के कोड को दूसरे प्रकार के कोड में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कन्वर्टर यूज़ किया है और कहाँ पे किया है। ठीक है, अब ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इन तीनों को ही हम कंबाइंड रूप से यानी एक साथ ट्रांसलेटर कह सकते हैं। यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल या अन्य किसी प्रकार के मशीन कोड में परिवर्तित करता है। मशीन कोड अर्थात मशीन को समझ में आने योग्य, यानी कि कंप्यूटर यानी कि बाइनरी 0-1। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे कन्वर्टर पढ़ा था वहाँ हमने कंपाइलिंग पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको कंपाइलर के बारे में बताया था। अब यहाँ पर असेंबलर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, यहाँ पे मैं आपको उसको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो असेंबलर क्या करता है, देखिए असेंबलर जो है स्पेसिफिक है, किसके लिए है। असेंबलर स्पेसिफिकली यानी विशिष्ट रूप से यूज़ होता है फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें न्यूमेरिक कोड्स यूज़ होते हैं। तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंप्यूटर जिस प्रोग्राम का ट्रांसलेटर या फिर अनुवादक के रूप में यूज़ करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, जैसे होता वो कन्वर्टर है लेकिन वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में, इसीलिए हम उसे असेंबलर कहते हैं। इसका मेन काम यानी मुख्य कार्य असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करके प्रोसेसर को भेजना एवं प्रोसेसर से प्राप्त विश्लेषित रिज़ल्ट यानी जो भी एनालाइज्ड रिज़ल्ट को पुनः मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में परिवर्तित करना है। यह फास्ट काम करता है। अच्छा देखिए, ये फास्ट काम इसलिए करता है क्योंकि जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं ना, ये कुछ मशीन कोड्स के लगभग इक्विवेलेंट ही कह सकते हो आप। ठीक है, होते हैं, तो इसलिए इन्हें कन्वर्ट करना आसान होता है और इसलिए फास्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। मैंने आपको कंपाइलर बताया था, यहाँ पे आप इंटरप्रेटर देखो, फिर मैं दोनों को एक साथ आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। यह भी क्या होता है, देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, यह भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। यह क्या करता है, अच्छा 4GL का मतलब क्या है, 4GL 5GL यानी कि 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, जो भी चौथी पीढ़ी की भाषाएं थीं उन 4th जनरेशन लैंग्वेज तथा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। अच्छा, यही काम तो कंपाइलर भी करता था, तो हमने इंटरप्रेटर का यूज़ क्यों किया, इस बात के बारे में भी जानना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब हम कंपाइलर हमारे पास था ही, वो भी यही कर रहा था, हाई लेवल के कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था, तो हम इंटरप्रेटर का यूज़ क्यों करेंगे।
तो देखिए, जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। यानी आपका मान लो ये 10 लाइन का कोड है, तो पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो एरर आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। जब आप उस एरर को दूर करेंगे, रिमूव करेंगे प्रोग्राम से, तब आपकी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं था। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में आपको पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जहाँ जहाँ पर भी एरर होगा वो एरर आपको लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के पश्चात एक साथ विद लाइन नंबर शो करता है। तो ये है दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या करता है, स्लो काम करता है। क्यों स्लो काम करता है? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन काम करता है। अब समय तो लगेगा ही, एक लाइन कोड एग्जीक्यूट करोगे, उसके एरर को ढूंढ कर आओगे, ढूंढ के सही करना होगा, तो इसमें समय लगेगा। तो इसलिए इंटरप्रेटर स्लो होता है और असेंबलर फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है I/O स्टेटमेंट या IO स्टेटमेंट, या फिर इसको अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं आप? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सुना होगा। प्रीवियस मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसके बारे में बताया गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज़ क्या होता है। तो आपको बताया गया होगा कि इनपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए होता है। क्या इनपुट देते हैं हम? डेटा का इनपुट देते हैं जिस पे आपको प्रोसेसिंग करानी होती है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस का यूज़ किस लिए होता है? जो हमने डेटा दिया है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर अगर उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट देगा तो उसे हम दिखाएंगे कैसे, यूज़र तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्लॉटर नहीं, स्कैनर इत्यादि। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर इत्यादि, ठीक है। तो आपने इनपुट आउटपुट के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं कि IO स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कैसे काम करती है, ठीक है। ये तो था जनरल, इनपुट डिवाइस का यूज़ कर लेंगे इनपुट देने के लिए, और प्रोग्राम कैसे एक्सेप्ट करता है। आपने अपने कीबोर्ड पर A टाइप किया या B टाइप किया या फिर कोई एक लाइन टाइप की, वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंच रहा है और फिर कंप्यूटर उसे कैसे प्रोसेस कर रहा है, इन विषयों के बारे में आपको जानना है। तो प्रोग्रामिंग भाषा सी में इनपुट तथा आउटपुट कार्यों के लिए अनेक फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड होते हैं जो कि किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु बनाए गए हैं, ठीक है, जिनमें सामान्यतः प्रिंटफ एवं स्कैनफ फंक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, प्रिंट एफ लिखा हुआ है और स्कैन एफ लिखा हुआ है। एफ को मतलब आप समझ लीजिए फाइल। अच्छा, प्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट कराते हैं ना फोटोकॉपी, क्या करते हैं हम? आउटपुट लेते हैं। और स्कैन कराते हैं ना स्कैनर, क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। तो जब हमें इनपुट देना होता है यूज़र से या फिर यूज़र द्वारा कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया जाता है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर जो रिज़ल्ट देता है उस रिज़ल्ट को यूज़र तक पहुंचाने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस को यूज़ करने से पहले इसकी परिभाषा को प्रोग्राम में इंक्लूड प्री प्रोसेसर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। जैसे हैज़ इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है जो कि प्रोग्राम में सी फाइल्स को जोड़ता है। हैज़ इंक्लूड हेडर अंडरस्कोर फाइल, कोई भी हेडर फाइल जैसे studio.h, conio.h, math.h इत्यादि, ठीक है। तो इसमें हमने आपको दिखाया हैज़ studio.h। तो जो आपकी ये printf स्कैनर फंक्शन है ये studio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के अंदर डिफाइन की गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। इनपुट स्टेटमेंट्स क्या हैं? तो यूज़र से इनपुट का यह निर्देश, अब कंप्यूटर जो होता है वो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। उसका स्व का कोई विवेक नहीं होता। और जैसा आप उसको गाइड करोगे, जिस प्रकार से आप उसे निर्देश दोगे, उसी के आधार पे वो कार्य करता है और रिज़ल्ट आपको देता है, ठीक है।
तो सी में डेटा इनपुट करने के लिए मुख्यतः मतलब हैं तो और भी कई सारे फंक्शन, जैसे गेट कैर है, गेट्स है, लेकिन मुख्यतः हम स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब उसका सिंटैक्स देख लेते हैं किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो स्कैनअप और ये पैरेंथेसिस ओपन, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और फिर डबल कोड के अंदर, यानी डबल कोड के अंदर हम उस कंट्रोल स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, यानी कि जिसे हमें प्रिंट कराना होता है उसका। अच्छा, कंट्रोल स्ट्रिंग को हम एक तरह से समझ सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, मतलब ये क्या करता है, एक विशिष्ट प्रकार के फॉर्मेट को बताने का काम करता है। जैसे अगर यूज़र कोई नंबर प्रिंट कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा डी, और वो नंबर अगर न्यूमेरिक है तब, न्यूमेरिक मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या है, यानी 1, 2 या फिर कोई भी पूर्ण नंबर है तो परसेंटेज डी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई दशमलव संख्या है, यानी 3.2, 5.3 इस प्रकार से, तो परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई कैरेक्टर है तो उसके लिए परसेंटेज सी, स्ट्रिंग है परसेंटेज एस, कोई एड्रेस है परसेंटेज यू, इसी प्रकार से अन्य फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। अच्छा, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, अब फिर उसके बाद उस वेरिएबल का एड्रेस, ये है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। एम्परसेंड को हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ये आपका है एड्रेस ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम, यानी कि जिस भी वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना होता है उसका एड्रेस हम पास करते हैं स्कैनअप फंक्शन के माध्यम से। तो ये आपका उसका स्क्रिप्ट हो गया। एक से ज़्यादा वेरिएबल हम एक बार में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। स्कैनअप जो है वो एक मानक लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद इसकी सहायता से न्यूमेरिक मतलब कोई नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, कोई दशमलव संख्या, कैरेक्टर ABC, स्ट्रिंग, किसी का नाम इत्यादि को इनपुट किया जा सकता है कीबोर्ड की सहायता से। यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर को अगर यूज़र कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो उसके लिए हम स्कैनअप फंक्शन के माध्यम से उसे दे सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका इनपुट। फिर इसके बाद, अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रोग्राम भी बताऊंगा, लेकिन पहले दोनों टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इस चैप्टर से आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब एक बार इसका पूरा ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ प्रोग्राम दिए जाएंगे और बताए जाएंगे। फिर क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, कंप्यूटर को केवल क्या इनपुट देने से काम चल जाएगा कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया और उसके बाद आराम से सो गए? क्या ऐसा करना उचित होगा? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है कि हमने कंप्यूटर को केवल इनपुट दे दिया और उससे आउटपुट ले ही ना। तो जब आपको आउटपुट भी प्राप्त करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम में कोई भी एक लाइन जो लिखते हो आप, वो एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। तो आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? ऐसी लाइन जिसके द्वारा हमें कंप्यूटर से कुछ प्राप्त हो आउटपुट के रूप में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। तो क्या समझिए, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है विश्लेषित रिज़ल्ट, उसको यूज़र को रिटर्न करने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। सामान्यतः सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ फंक्शन, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी मानक लाइब्रेरी फंक्शन है, का यूज़ डेटा को स्क्रीन पर, यहाँ पे का यूज़ नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, का यूज़ डेटा को स्क्रीन पर राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको का यूज़ यहाँ लिखना है, का यूज़, अब ऊपर मत लिख देना, अब यहाँ लिखना है इसके बीच में, का यूज़ डेटा को स्क्रीन पर राइट करने के लिए किया जाता है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। प्रिंटफ और उसी तरह से पैरेंथेसिस ओपन कर डबल कोट स्टार्ट, उसके बाद आपका कोई स्ट्रिंग है तो उसका नाम, ऑब्लिक कोई आपका वेरिएबल है उसका नाम, वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसा मैंने बताया था ना फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, अगर कोई होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो उसके लिए परसेंटेज डी,
कोई दशमलव संख्या है परसेंटेज एफ, कोई कैरेक्टर है परसेंटेज सी, इसी प्रकार से अन्य। कोई एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस मतलब जैसे कि आपका हो गया /n, मतलब ये नई लाइन पे आपका कर्सर ले जाएगा। /t, /r, ये सभी क्या है, एस्केप कैरेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा के आपकी वेरिएबल्स की लिस्ट्स के बाद एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल को आप एक बार में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो अब प्रिंटर फंक्शन को यूज़ करने के विभिन्न तरीके। पहला हमने केवल पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग लिखा और उसे प्रिंट करा लिया। यहाँ पर हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं किया, कोई एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया, ना ही कोई वेरिएबल यूज़ हुआ। हमने कोई एक स्ट्रिंग लिखा और उसे डायरेक्टली प्रिंट करा लिया। दूसरे एग्ज़ाम्पल यानी यहाँ पर हमने क्या किया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज़ किया है। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि %d होल नंबर को डिनोट करता है, यानी कि a की जगह क्या होगा, कोई एक पूर्ण संख्या प्रिंट होगी। अच्छा, %d ये बता रहा है कि जो a क्या है, a किसी वेरिएबल का नाम है। a क्या है, किसी वेरिएबल का नाम है। अभी मैं आगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। a क्या है, किसी वेरिएबल का नाम है और इसमें कोई वैल्यू स्टोर है, और जो वो वैल्यू स्टोर है वो कैसी है, पूर्ण संख्या है। ये बात कंप्यूटर को कैसे पता चली, क्योंकि printf फंक्शन में जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है वो %d है, ठीक है। अगर कहीं पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, इसका मतलब है कि आप जो है किसी पूर्ण संख्या को प्रिंट कराने जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट, ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है। printf डबल कोड के अंदर /n और डबल कोट बंद पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस को बता रहा है कि ये आपके कर्सर को नई लाइन पर पहुंचाएगा। अच्छा, इन दो स्कैनअप printf फंक्शन के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, बट जितना हम printf स्कैनअप को करते हैं उतना नहीं करते, ठीक है। तो इनपुट के लिए गेट्स फंक्शन जो कि स्ट्रिंग को इनपुट कराने का काम करता है, और char जो कि कैरेक्टर्स को इनपुट कराने का काम करता है। इसी प्रकार से आउटपुट के लिए पुट्स और putchar फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अब लास्ट लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ बच्चों ने क्या, एक बच्चों ने ही अपने से ही कुछ फ़्लो चार्ट बनाए थे, उनको मैंने वेरीफाई किया था, वो बिल्कुल सही थे। एक फ़्लो चार्ट मैंने देखा कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, विगत 2 वर्षों में नहीं, उससे पहले आया था, कि एक फ़्लो चार्ट बनाइए जो कि 3 नंबरों में 3 नंबर आपको दी गई होंगी, उसमें से जो सबसे बड़ी नंबर होगा उसको छांटने का काम करना है, उसे मतलब प्रिंट कराना है कि 3 नंबर आपको दे दी जाएंगी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। फ़्लो चार्ट बनाइए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस फ़्लो चार्ट का जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, एक्लिप्स से होता है, अंडाकार आकृति से, और समाप्ति से होता है। प्रोसेसिंग जहाँ होती है इनपुट आउटपुट के बाद जहाँ होती है, वहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल समांतर चतुर्भुज का यूज़ करते हैं। जहाँ पर प्रोसेसिंग की बात होती है वहाँ पर हम साधारण चतुर्भुज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और एरो का यूज़ करते हैं प्रवाह दिखाने के लिए। तो इन विषयों में और डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड, ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हम ये कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट के लिए ओवल बना अंडाकार आकृति। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा 3 नंबर में आपको छांटना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3 नंबर को प्रिंट कराना होगा, रीड करना होगा, इनपुट देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 नंबर को रीड किया, रीड द 3 नंबर एज, हमने माना कि वो 3 नंबर क्या है, A, B और C है। एज A, B, C मतलब कि वो तीनों नंबर क्या हैं, A, B, C हैं। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या A, B से बड़ा है, डिसीज़न ले रहे हैं, तो या तो होगा या तो नहीं होगा। हमने चेक किया क्या A, B से बड़ा है, मान लो है, तो 3 वेरिएबल हैं A, B, C, 2 का क्लियर हो गया, यानी जो A है वो B से बड़ा है। इस केस में अगर यस आता है तब, तो अगला फिर क्या बच गया, C। अब हमें और चेक करना है कि क्या जो A है वो C से भी बड़ा है। अगर ऐसी बात होगी तो A क्या होगा,
चेक करेंगे। अगर ऐसी बात है तो प्रिंट क्या करा दीजिए कि ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, और ऐसा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए तो बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि सी क्या है, सबसे बड़ा है। नो, तो प्रिंट करा दीजिए सी इज़ लार्जेस्ट। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बी या सी दोनों में से कोई एक सबसे बड़े नंबर है। हमने चेक कर लिया क्या बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर हाँ तो बी लार्जेस्ट नंबर है, और नहीं तो सी तो लार्जेस्ट नंबर होना तय है। तो इस प्रकार से आप 3 नंबरों में से सबसे बड़े नंबर को छांटने के लिए फ्लो चार्ट इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भी आप अपने से फ्लो चार्ट बनाइए और लास्ट में एंड। ठीक, अगला टॉपिक है इसमें असाइन स्टेटमेंट। अच्छा, असाइन मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम असाइन किया जाए, मतलब उसे प्रदान किया जाए, उसे सौंपना। ठीक है, तो असाइन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट असाइन स्टेटमेंट का यूज़ हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। इसके लिए सी में असाइनमेंट ऑपरेटर उपलब्ध है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे कहते हैं, ये जो आपने देखा होगा बराबर लिखते हैं ए बराबर बी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ए में बी को डाल रहे हैं, यानी बस कंपेयर कर रहे हैं कि ए जो बी के बराबर है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल समझ लीजिए एक प्रकार के कप होते हैं जिसमें आपको कोई डेटा भरनी है, यानी कोई चाय दूध कॉफ़ी कुछ भी स्टोर करके रखना है। तो वेरिएबल एक प्रकार के स्टोरेज होते हैं जहाँ पर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है। ठीक है, सिंटेक्स देख लीजिए किस प्रकार से असाइनमेंट स्टेटमेंट काम करता है। इक्वल टू यानी जो ये बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू यानी जो ये बराबर का चिन्ह है, इसके बाईं ओर वेरिएबल होगा और इसके दाईं ओर उस वेरिएबल की वैल्यू होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल है इक्वल टू के बाईं ओर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का टाइप होगा, यानी एक वेरिएबल में आप एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बात समझिएगा, आप एक वेरिएबल में एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप है, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या को स्टोर करने वाला, आप उसमें फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। वहाँ पर टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा आपको, कन्वर्जन का कंसेप्ट, जो कि आगे के लेक्चर में आएगा। यहाँ के लिए समझिए कि बाईं ओर जो वेरिएबल होगा, उसमें जो डेटा भरने के लिए आपने रखा है, दाईं ओर उसे आप वही डेटा असाइन करिएगा, या फिर वही एक्सप्रेशन या कांस्टेंट असाइन करिएगा। यही बात कही जा रही है कि डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड मैच द डेटा टाइप ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब दाईं ओर के। अब हमने मान लिया कोई हमने वेरिएबल लिया हुआ है बी और उसको हम असाइन कर रहे हैं सी। अच्छा, एक बात और, आप अपने वेरिएबल को कोई दूसरा वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया ए बराबर 9, और तीसरा स्टेटमेंट हमने एक एक्सप्रेशन असाइन किया है जहाँ पर b बराबर c प्लस 5। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स, टोकन्स इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, सी में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं 32, इन विषयों पर आपको विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी।